गांव का नाम मलयपुर था। गांव के पूरब दिशा से एक नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे गांव का शमशान था। उस शमशान पर एक चिता पर मृत शरीर जल रहा था। आसपास गांव के लोग खड़े थे। वहीं आसपास दो लड़कियां भी खड़ी थी। उनमें से एक का नाम रूनू और दूसरी का नाम झुनू था। दोनों रो रही थी और रोते रोते कह रही थी, अब हमारा क्या होगा झुनू? बाबू हमें छोड़कर चले गए। बाबू के बिना हमारा कोई नहीं। उन्होंने हमें इतना अकेला छोड़कर क्यों चले गए? माँ तो हमें बहुत पहले ही छोड़ चुकी थी। माँ का चेहरा मुझे याद भी नहीं है। बचपन में एक बार देखा था शायद, और अब बाबू भी चले गए। रूनो, लगता है माँ बाप ने कभी हमें सच में प्यार ही नहीं किया। लेकिन अब हम क्या करें? कहाँ जाएंगे? इस बड़े गांव में हम दोनों अकेले कैसे रह पाएंगे? भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सुना है जिनके पास कोई नहीं होता उनके ऊपर भगवान का हाथ होता है। मेरे लिए तू है और तेरे लिए मैं हूँ। चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरी साथ हूँ। हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। हालात चाहे जैसे भी हो, हम कर लेंगे ठीक। हमें करना ही होगा। बाबू हमेशा कहते थे कि हालात कैसे भी हो, हमें जीना होगा और बड़ा होना होगा। तभी गांव का ही एक आदमी उनकी तरफ बढ़ता है। वो उनके सिर पर हाथ रखकर कहता है, तुम क्यों चिंता कर रही हो? तुम माधव की बेटी हो, यानी मेरी बेटी जैसी। तुम तो जानती ही हो कि मेरी भी कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम मेरे पास ही रहोगी, मेरे साथ ही मेरे घर में रहोगी। तुम्हें अब किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब मैं रहूंगा तो तुम्हें कोई डर नहीं होगा। लेकिन आप हमें ऐसे ही क्यों रहने देंगे हरिहर काका? इसमें क्या है, तुम हमारे साथ रहोगी। मैं तो अकेला रहता हूँ। घर के छोटे छोटे कामकाज करोगी तो मैं भी निश्चिंत होकर खेती कर सकूंगा। तुम्हारे पिता की जमीन पर मैं मजदूर लगाकर खेती कर दूंगा। इससे जो फसल होगी उसका सारा पैसा तुम्हारे हाथ में ही होगा। चिंता मत करो, तुम्हारी वो जमीन कभी बेकार नहीं होगी। तुम्हारे घर द्वार संपत्ति का मैं पूरा ध्यान रखूंगा। खबरदार हरिहर, अब कोई इतनी आसानी से किसी की मदद नहीं करता। अगर कोई चीज गलत देखी तो जरूर। संपत्ति का लोभ मुझे नहीं है। माधव इसे जानता था और ये गांव वाले भी जानते हैं। इसके अलावा मैं अकेला रहता हूँ। अगर वो रहते तो खाने पीने में सुविधा होती। माधव अच्छा खाना बनाना जानता था। जब तक माधव स्वस्थ था वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाता था, और वे भी कई बार मुझे अपने घर लेकर गए और खिलाया भी। ठीक है, तो ऐसा ही होगा हरि काका। हम आपके साथ ही रहेंगे। आप हमें खुद से जमीन का काम करना, खेती करना, बागवानी करना सब सिखा देंगे, ताकि हम खुद ही सब कुछ अपने अनुसार कर सके। सब कुछ सिखा दूंगा मैं तुम्हें। तुम माधव जैसी ही हो। जैसे माधव अपने सारे काम खुद करते थे, तुम भी वैसी करती हो। मैं जानता हूँ कि आज से तुम मेरी नई बेटी हो। देखते देखते कई साल बीत जाते हैं। लगभग 5 साल गुजर जाने के बाद हरिहर एक जगह बैठकर खुक खुक करते हुए खांस रहे थे। तुम्हें ना कितनी बार कहा है छोटे बाबा कि आप शाम के समय बरामदे में नहीं बैठेंगे। उठो, वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनते हैं आप। बात सुनकर क्या शरीर खराब होगा? बिल्कुल बड़े बाबा जैसे हो गए हैं। बात ना सुनकर अधिक मेहनत करके शरीर खराब किया,
फिर तो हमें छोड़कर ही चले गए 5 साल पहले। अब अगर तुम्हारा शरीर खराब हुआ तो तुम भी चले जाओ। अरे मेरे लिए तुमने इतना कुछ किया, अभी भी कर रही हो। मरकर भी मैं शांतिपूर्वक रहूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। हरिहर की बात सुनकर रूनू और झुनू जल्दी से उनके पास आते हैं। दोनों वृद्ध हरिहर को पीछे से गले लगाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है और वो रोती हुई कहती हैं, वो सब बातें बिल्कुल मत कहो, समझे? अगर वो सब कहोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं बता रही हूँ। कितनी बार कहा है तुमसे छोटे बाबा, मरने की बात बिल्कुल मत करना। सभी हमें छोड़कर चले जाते हैं, अगर तुम भी हमें छोड़कर चले गए तो हमारी दोनों बहनों का क्या होगा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैंने अपने हाथों से सब कुछ तुम्हें सिखाया है। घर के काम से लेकर जमीन में धान बोना, उस धान को हाट में बेचने तक तुम्हारे हाथों में सिखाया है। तुम सब कुछ कर सकोगी, कोई चिंता मत करो। ये कहकर हरिहर बाहर की ओर देखने लगे। उन्हें याद आया कि उन्होंने बचपन से धीरे धीरे उन्हें सब कुछ सिखाकर बड़ा किया है। उनके आंखों के सामने वो सारे दिन गुजरते दिखे। देखो, ऐसे देखो, इस तरह जमीन के बीच में धान के बीज बोने होते हैं, समझी? इस तरह धान के पौधे को इस तरह बोए जाते हैं, लेकिन मेरा पौधा बार बार झुक रहा है। देखो, मेरा पौधा सीधा खड़ा है। देखो, मैंने कितने सारे पौधे लगाए हैं। मुझे भी ऐसे पौधे लगाना सिखाओ, मैं भी पौधे लगाऊंगी। सब सिखा दूंगा। तुम्हारे पिता ने मुझे कितने कामों में कितनी बार मदद की, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा, कोई परेशानी नहीं होगी। एक दिन की बात याद आई तो हरिहर हंस पड़े। हंसते हंसते उनकी फिर खांसी शुरू हो गई। तुम घर चलो छोटे बाबा, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर शाम को वापस खेत में जाना होगा। देखना होगा कि खेत में अब जरूर बहुत सारे पौधे हो गए होंगे। पौधों पर ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो गाय उनमें गड़बड़ कर देगी। चलो चलो, तुम भी खा लो। इसके बाद मैं थोड़ी देर सोऊंगा। शरीर ठीक अच्छा नहीं लग रहा। इतनी रात में तुम खेत जाओगी, लेकिन चोर से अच्छी तरह सावधानी रखना। पर सिर्फ इंसानों का डर है, इसलिए हमारे गांव के जगाई मंडल को हमारी सुविधा के लिए सही नहीं लगता। तुम दोनों छोटी छोटी लड़कियां हो, मेरी अब पहले जैसी शक्ति नहीं रही। तुम्हें कैसे सुरक्षित रखूं, उस जमीन पर भी नजर है। नजर होने से क्या फर्क पड़ता है? वो जमीन हमारी है, गांव वाले हैं, मुरार मशाई है। अगर कुछ करने आए तो सीधे मुरार मशाई। अच्छा ठीक है, अब चलो चलो, हम जाकर खाना पीना कर ले। खाने का इंतजाम बहुत साधारण था। चावल, दाल और एक तली हुई आलू। दोपहर के समय हरि ज्यादा नहीं खा पाते, क्योंकि पचाना मुश्किल होता है, इसलिए वे भी ज्यादा नहीं खाते। खाने के दौरान हरि ने कहा, मैं मछली मांस नहीं खा सकता, तो तुम मेरे लिए ऐसे सब्जियां खा रही हो। मैंने तो कहा था कि तुम मछली मांस खाओ, नहीं तो तुम्हारा शरीर कैसे ठीक रहेगा। तुम्हारे सामने हम मछली मांस खाएंगे और तुम सिर्फ दाल चावल खाओगे, ऐसा कभी हो सकता है छोटे बाबा? हमें ऐसे खाने में कोई दिक्कत नहीं होती। वैसे भी शाकाहारी खाना अच्छा होता है। अरे, मैं तुम्हारा असली पिता नहीं हो सकता माना, लेकिन बचपन से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारे सारे हालत मुझे पता है। मेरे लिए तुम जो इतना मेहनत करती हो, और मैं मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, इसकी मैं चिंता करता हूँ। तुम चुपचाप खा लो और सो जाओ छोटे बाबा। हम उठकर जल्दी ही जमीन की ओर चलेंगे। ये कहकर रोनू झूमू की ओर चुपचाप देखती है। हरिहर कुछ समझ नहीं पाते। दोनों बहनों की आंखों ही आंखों में एक इशारा हो गया। हरिहर खाना खाने लगे। रोनू और झुनू घर से बाहर निकलकर
बरामदे में खड़ी हो गई। जगाई मंडल के बारे में छोटे बाबा को पहले से ही शक था। सुना है कि वह जमीन अपने नाम करने का दावा कर रहा है और गांव के किसी व्यक्ति ने मुरार के पास जाकर ये खबर दी है। मुझे आज सुबह ही पता चला, लेकिन मुरार मशाई तो जानते हैं कि वो जमीन हमारी है। छोटे बाबा और बड़े बाबा की सारी जमीन अब हमारी है। अगर उस जमीन पर जगाई मंडल हक जताते हैं तो नहीं पता। सुना है जगाई मंडल के पास बहुत शक्ति है। इसके अलावा गांव के कई लोग उसके साथ है। अब क्या होगा? छोटे बाबा को ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। अगर पता चल गया तो उनकी सेहत बिगड़ जाएगी। वैसे भी उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। चलो एक बार जाकर जमीन देख लेते हैं। तुम यहाँ रुक जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। रुनु वहां खड़ी हो जाती है जहां हरिहर खाना खा रहे थे। फिर वो कहती है, तुम खाना खाकर थोड़ा सो जाओ छोटे बाबा, हम जमीन देख आएंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत लौट आएंगे हम लोग। हरिहर कुछ न कहकर सिर हिलाते हैं। रुनु वहां से चली जाती है। और दोनों मिलकर गांव की सड़क पर चलते हुए अपनी जमीन के पास पहुंचते हैं। देखो कितने सरसों के पौधे उगे हैं। लगता है अच्छा काम हुआ। अब अच्छी सरसों होगी। लेकिन उस जमीन का आधा हिस्सा तो मेरा है। इसका मतलब आधी सरसों मेरी है। मुझे बताए बिना मेरी जमीन में सरसों लगाने के लिए बाकी की सरसों मुझे देनी होगी। खबरदार जगाई, हमारी जमीन में बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना। अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारा भला नहीं होगा। मुझे डराने की कोशिश कर रही हो दो लड़कियां। तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगी। गांव का मोड़ल भी मुझसे डरता है। और तुम क्या करोगी? देख लिया कि मेरे साथ लाठीधारी है। रात के समय तुम्हारी जमीन की सारी सरसों काट कर ले जाऊंगा, तभी समझोगी। ऐसा कहते हो? अगर शक्ति है तो करके दिखाओ। रात के समय जमीन के आसपास अगर तुम्हें एक भी देख लिया ना, तो किसी को भी हाथ पांव बांधकर घर लौटने नहीं दूंगी। लड़कियां होकर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो। ठीक है, आज शाम को तुम्हारे घर जाऊंगा, तब देखूंगा क्या करती हो। आज शाम को तुम्हारा हरिहर भी देखूंगा। उसकी जमीन और तुम्हारे पिता माधव की जमीन, सभी जमीन अगर मैं हड़प नहीं पाया तो मेरा नाम भी जगाई मंडल नहीं है। इतने समय तक दोनों बहनों ने साहस से जगाई मंडल से बातें की, लेकिन अब वे जाते हुए थोड़ी डर गई। क्या किया जा सकता है? अब इस खतरे में कोई रास्ता नहीं दिख रहा। छोटे बाबा की सेहत भी खराब है। चलो गांव के मुरार के पास जाकर देखें। चलो मुरार के पास चलते हैं, वहां जाकर शायद सुविधा हो। और कुछ सोचे बिना दोनों मोड़ल के घर पहुंची। मोड़ल और उनकी पत्नी बरामदे में खड़े बातें कर रहे थे। जगाई मंडल ने कहा कि तुम्हारे पिता ने उसके पास जमीन गिरवी रखी थी, इसलिए इस जमीन का आधा हिस्सा उसका है। उसके पास कागजात है। अगर वो कागजात दिखा दे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कागजात हमारे पास भी है, हम भी दिखा सकते हैं। वे जगाई मंडल ठीक नहीं है। उसने झूठा कागज बनाकर आपको गुमराह किया है। मैं एक बात कहूँ, तुम लोग एक काम करो, तुम जमीन अपने नाम पर मेरे पास लिखवा दो। अगर मेरे पास होगी तो तुम्हें कोई चिंता नहीं होगी। तुम्हारे पास होगी तो तुम दो लड़कियां हो। कब जगाई मंडल ये जमीन तुम्हारे पास से छीन लेगा? मेरे पास दो। और अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती तो वो कागजात लेकर मेरे पास रख दो। तुम्हारे घर में किसी भी समय, रात के समय लोग आकर कागज ले जा सकते हैं। मुरार मशाई ने सही कहा।
इसके अलावा जगाई जिस तरह से दबाव बना रहा है, उससे लगता है कि वह हमारे घर आ सकता है। तो चलो रूनू, कागजात मुरार मशाई को दे देते हैं। चलो तो फिर कागजात मुरार मशाई को दे देते हैं, सुरक्षित रहेंगे, हमें और किसी चिंता की जरूरत नहीं। जैसे ही वे बाहर निकली, मॉडल की पत्नी मॉडल के पास आकर बोली, तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो? जगाई मंडल के पास कोई जमीन का कागज नहीं है और तुम उन्हें कागज लाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम जगाई मंडल की शक्ति नहीं जानती। आधे गांव के लोग उसके साथ हैं। जगाई चाहे तो जो चाहे कर सकता है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं जमीन के कागज उसके हाथ में दे दूं तो उन 2 जमीन में से एक मेरी हो जाएगी। इसके अलावा घर और जमीन मिलाकर उन दोनों बहनों की संपत्ति कम नहीं है। 2 लड़कियां उस पर क्या कर सकती है? रास्ते में रूनू को अचानक ऐसा लगा कि वो लौटकर देखे। जब वो घर में प्रवेश करने लगी तो उसने मॉडल साहब की बातें सुन ली और छिप गई। 2 असहाय लड़कियों के साथ ऐसे करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इंसान हो। गांव के लोग तुम्हें मुरार कहकर कितना सम्मान देते हैं और तुम। जो बात तुम्हें नहीं पता उसके बारे में मत बोलो। जगाई मंडल की शक्ति बहुत है। अगर वो चाहे तो मेरी जगह खुद मॉडल बन सकता है और गांव के लोग तब उसकी ही मदद करेंगे। इसके अलावा गांव वाले मुझसे पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, इसलिए अपनी जगह बचाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। लेकिन जमीन के कागज मैं आपको नहीं दूंगी। आपकी सारी बात मैंने सुन ली है। अचानक रूनू घर के सामने से बाहर निकल आती है। मॉडल उसे देखकर चौंक उठता है। मॉडल की पत्नी अपना आंचल मुंह में डाल लेती है। अरे रूनू, तुम हमारी बातें चुपके से सुन रही हो? भाग्य से मैंने सुन लिया, वरना अगर मैं आप पर विश्वास करके जमीन के कागज आपके पास दे देती तो हमारी तबाही हो जाती। हमारे छोटे बाबा सही कहते हैं कि अपने अलावा किसी पर भरोसा मत करना। अब भी तुम्हें कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। तुम अपनी सारी जमीन जगाई मंडल को दे दो, वे तुम्हारे रहने और खाने की व्यवस्था कर देंगे। जब तक हमारे शरीर में खून है, हम अपने छोटे बाबा और बड़े बाबा की जमीन में किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। आप अपनी तरफ से जो करना है कर सकते हैं। ये कहकर रूनू वहां से निकल आई। झुनू रूनू का इंतजार कर रही थी। रूनू को धीरे धीरे आते देखकर उसने कहा, अरे क्या हुआ, इतना समय क्यों लग गया? मुरार मशाई ने कहा है कि जमीन के कागज अभी लाने की जरूरत नहीं है, घर में ही किसी सुरक्षित जगह छुपा लो। चलो जल्दी घर लौटते हैं, शाम हो रही है। जब दोनों बहनें चलते चलते घर के पास पहुंची तो देखा हरिहर दीवार के पास बैठे हैं और उनके साथ एक मध्यम आयु का लड़का भी बैठा है। उन्हें देखकर वो उनकी ओर देखकर बोला, अरे तुम लोग आ ही गई। हरिहर के पास तुम्हारी बातें सुन रहा था। मैं जब आया तो देखा कोई चिंता नहीं है। आप कौन हैं? मैं हरिहर का भाई हूँ। हरिहर के इस दुस्समय में उसके साथ रहने के लिए गांव छोड़कर यहाँ आया हूँ। तुम्हारे ऊपर भी कोई नहीं है। अगर हरिहर को कुछ हो गया तो इतनी जमीन संपत्ति सब मेरी देखरेख में होगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, ये बात किसने कही? हमने तो ऐसा नहीं कहा। तुम लड़कियां हो और तुम्हारी उम्र भी कम है, तुम क्या देख पाओगी? इसके अलावा परिवार के मृत्यु के बाद उसकी सारी संपत्ति मेरे पास होगी, इसलिए अपनी संपत्ति पहले संभालना जरूरी है। सुना है तुमने अपनी संपत्ति भी हरिहर के नाम लिखवाई थी, इसलिए वही संपत्ति। आप थोड़े गलत सुन रहे हैं। बचपन में हमने अपनी सारी संपत्ति मुरार मशाई के सामने लिखकर छोटे बाबा के नाम कर दी थी, लेकिन बीमार होने से पहले
छोटे बाबा ने अपनी सारी संपत्ति हमारे नाम कर दी है, इसीलिए कोई हो या ना हो वह संपत्ति हमारी है, और संपत्ति ना भी रहे उसका हमें कोई नुकसान नहीं होने देंगे। सही कहा, मेरे दादाजी की जमीन मुझसे छीनी जा सकती है। तुम्हारे जैसे साथी और बेईमान भाई को संपत्ति देने से बेहतर था वो संपत्ति नष्ट कर दी जाती। मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उन 2 लड़कियों के लिए मेरी संपत्ति हाथ से जाएगी, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। अब भी तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ, अच्छे से सारी संपत्ति का हक मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें खाने पीने और रहने नहीं दूंगा। रूनू घर से एक लकड़ी लेकर आती है, उसे सामने की ओर गाड़ी पकड़कर कहती है, अभी यहाँ से चले जाओ। हमारे बड़े बाबा और छोटे बाबा ने हमें हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, वरना मैं तुम्हें लकड़ी से मार मार कर घर से बाहर निकाल देती। ऐसा ना करना पड़े, यही करो। बहुत अच्छा, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे साथ ये ऐसा कितने दिन चलता है। नरहरी चले जाने के बाद दोनों बहनें हरिहर को गले लगाकर रोने लगती है। उसी रात हरिहर का निधन हो जाता है। दोनों बहनें गांव वालों के साथ मृत शरीर को लेकर शमशान आती है और उसे जलाती है। ठीक पहले की तरह ही रोते रोते रूनू कहती है, अब हमारे लिए कोई और नहीं बचा। बचपन की तरह हम फिर से अकेले हो गए हैं। मैंने पहले ही कहा था मैं तुम्हारे ऊपर हूँ। अगर तुम मुझे अपने पास रहने दोगी तो कोई। अच्छी तरह से सुन लो, यहाँ से चले जाओ। अब मेरा मन और दिमाग कुछ भी ठीक नहीं है। अगर मैं कुछ बुरा बोल दूंगी तो आपको बुरा लगेगा। आप बुजुर्ग हैं, इस समय कम से कम हमारी परेशानी मत बढ़ाइए। ठीक है, मैं चला जा रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो फिर आ जाऊंगा। शमशान का सारा काम निपटने के बाद जब दोनों बहनें घर लौटी तब काफी रात हो चुकी थी। घर के आंगन में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि जगाई मंडल और उसके साथ 2 और लोग लाठी लेकर खड़े हैं। मैंने कहा था कि रात में आऊंगा, उससे पहले क्या तुम्हारे पिता पटल उठा लेंगे? ठीक है, अब बोलो, जमीन के कागज हमारे नाम लिख दोगी या मेरे हाथ मरोगी? अगर शक्ति है तो पहले मुझे एक लाठी दे, फिर बात करना। ऐसा कह रही हो? तुम लाठी से क्या करोगी? ये लाठी दो उनके हाथ में। रूनू और झुनू घर में गए। दोनों ने 2-2 लाठी निकाली, फिर कपड़ा थोड़ा मोड़कर आंगन में कूदकर उतरी। इसके बाद लाठी की लड़ाई शुरू। अंत में जगाई हाथ जोड़कर माफी मांगता है। हमारी गलती हो गई, अब कभी भी जमीन के लिए यहाँ नहीं आएंगे। मैं मुड़ल साहब के साथ साजिश कर रहा था। मुड़ल साहब ने कहा था कि अगर मैं जमीन अपने नाम करवा लूं तो मदद करेगा। सारी योजना मुड़ल साहब की थी। इस लाठी से इस मुरार मशाई और तुम्हारा सर हम तोड़ सकते थे, लेकिन हमारे बड़े बाबा और छोटे बाबा ने हमें ये शिक्षा नहीं दी है। तुम्हें छोड़ दिया, यहाँ से चले जाओ। जगाई और उसके साथियों के जेल चले जाने के बाद रूनू और झुनू अचानक बरामदे में बैठ गई। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हमें जीवन इसी तरह बिताना होगा? पूरा जीवन अकेले अकेले संघर्ष करते हुए बिताना होगा? क्या कोई हमारे मदद के लिए कभी रहेगा ही नहीं? मैं भी यही सोच रही हूँ रूनू। अगर ऐसे ही जीना होगा तो हम कितने दिन जीवित रह पाएंगे? आस पड़ोस के लोगों से लगातार संघर्ष करके तो कोई जीवित नहीं रह सकता। हमारी बचपन से ही यही आदत रही, संघर्ष करके बड़ी हुई है। पूरा जीवन भी संघर्ष करके ही बिताएंगे। अरे, सड़क के पास वो कौन है? तभी उन्होंने देखा कि नरहरी वापस आ रहा है। उसके साथ एक छोटा लड़का भी है। मैं घर चला गया था, लेकिन मेरा बच्चा बोला, इसलिए मैं फिर वापस आ गया। तुम्हें अकेला छोड़ नहीं सकता।
उस गांव में मेरा और कुछ नहीं है। जो कुछ था वो सब गांव के मोड़ल ने साजिश करके मुझसे छीन लिया। यहाँ आकर सोचा था कि दादाजी की संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली तो दिमाग खराब हो गया था। भरोसा करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ थोड़ी शरण चाहता हूँ। हमारे घर में गांव के मुड़ल ने आग लगा दी। उस आग में मेरी माँ जल गई, मेरे हाथ भी जल गए। तब पिता घर पर नहीं थे। आज सुबह मुझे गांव के किसी घर में छोड़कर पिता यहाँ नए घर के लिए आए। अब वापस आकर पिता ने तुम्हारे बारे में बताया। गलती हुई। मैंने सोचा था कि शायद तुम्हारे पास मदद मांगू तो तुम मदद नहीं करोगी, इसलिए थोड़ा सख्त हो गया था। इसके अलावा अचानक दादा के ऐसे मरने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दादा मर जाए तो मैं डर गया। लेकिन तुम हमारे संपत्ति के लिए नहीं आए हो, तो ये बात हम कैसे समझे? ठीक है, मुझे आश्रय देने की कोई जरूरत नहीं। मेरी माँ मर चुकी है। इस बच्चे को थोड़ी शरण दो। अगर तुम्हारे साथ रहेगा तो मेरा बच्चा इंसान बनेगा। जहां मेरी नजर जाती है मैं चला जाऊंगा। सच में। और रूनू और झुनू एक बार एक दूसरे की ओर देखी, फिर उठकर उस बच्चे को अपने पास खींचा और सिर पर हाथ रखकर बोली, ये सब बातें आप हमें पहले क्यों नहीं बताए? हमारे दोनों बाबाओं के नाम जितने जमीन है, उसकी सारी खेती की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी। घर की सभी जिम्मेदारियां भी तुम्हारे ऊपर होंगी और हमारे इस नए भाई को इंसान बनाने की जिम्मेदारी हमारी तरफ होगी। समझ गए? नरहरि मुड़कर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, रूनू और झुनू बच्चे को लेकर उसके पास चले गए। नरहरि ने दोनों के सिर पर हाथ रखा। मैंने इंसान को पहचानने में गलती की, लेकिन दादा ने कभी गलती नहीं की। इस बार भी दादा मेरे लिए जीत गए। समझी रूनू और झुनू? तुम दोनों बहनों का घर फिर से हमारे जैसे इन बेभागों को आश्रय दे गया। रूनू झुनू दो बहनों के दुख भरे घर में नरहरि और उसका बेटा भजहरी को आश्रय मिला। उसके बाद गांव के लोग रूनू झुनू के पीछे हिम्मत नहीं जुटा पाए, क्योंकि नरहरि काफी मजबूत और सख्त स्वभाव का आदमी था।